गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 संसाधन के रूप में लोग का पार्ट नंबर 3 रीड करेंगे। हमने जनसंख्या की गुणवत्ता के बारे में पढ़ा है कि जनसंख्या की जो गुणवत्ता है वो साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा से निरूपित यानी जीवन जीने की आशा से प्रेरित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। एक निरक्षर और अस्वस्थ जो जनसंख्या होती है वो अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियाँ होती हैं। शिक्षा देखिए, शिक्षा अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की स्कूल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसको प्रतिफल दिया, क्योंकि उसने कंप्यूटर से शिक्षा प्राप्त की और बाद में कंप्यूटर ही अध्ययन के जरिए उसको नौकरी मिल गई थी कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में। लेकिन अच्छा वेतन भी उसको मिल गया ये प्रतिफल के रूप में। हमने देखा कि स्कल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। इसने उसके लिए नए क्षितिज खोले, द्वार खोले, नई आकांक्षाएं दी, जीवन के मूल्य विकसित किए। न केवल स्कल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है। राष्ट्रीय आय को बढ़ाती है, सांस्कृतिक समृद्धि करती है, प्रशासन की कार्यक्षमता को भी बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई है। हर जिले के अंदर लगभग 600 के आसपास अब नवोदय विद्यालय हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं यानी ITI भी खोली गई हैं, विकसित की गई हैं। शिक्षा परियोजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 10वीं पंचवर्षीय योजना में 43,825 करोड़ रुपए हो गया है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय जो खर्च किया जाता है वो 1951 से 52 के दशक में 0.64% से बढ़कर 2002 से 3 में 3.98% यानी बजटीय अनुमान हो गया है। इससे साक्षरता दर 1951 के 18% से बढ़कर 2001 में 65% हो गई है। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल एक अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने और उनको अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए भी अनिवार्य है शिक्षा। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 50% अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 50% अधिक है। केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 96% है, जबकि मध्य प्रदेश के कुछ भागों में यह 30% से नीचे है। प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 5 लाख से भी अधिक गाँव में फैली हुई है। प्राथमिक स्कूल खोले गए हैं। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमज़ोर कर दिया है। 6 से 14 वर्ष आयु के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यों, स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर प्रारंभ किए गए हैं। कक्षा में बच्चों की उपस्थितियों को बढ़ावा देने, बच्चों को धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की गई है, यानी मिड डे मील बच्चों को जो करवाया जाता है ये शामिल है। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। 10वीं पंचवर्षीय
10वीं योजना में योजना अवधि के अंत तक उच्च शिक्षा 18 से 23 वर्ष आयु वर्ष के नामांकन में वर्तमान 6% से 9% तक की वृद्धि करने का प्रयास किया गया है। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण करना तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। योजना दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा देने के लिए देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण यानी प्रसार पर केंद्रित है। पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने के लिए शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1951 से 1999 के बीच कॉलेजों, विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि और छात्रों के नामांकन और अध्यापकों की भर्ती को सारणी 2.1 में हमने यहाँ देख सकते हैं। 1950 से 51 के अंदर महाविद्यालयों की संख्या 750 थी। 1990-91 में 7346 हो गई। 1996 से 97 के अंदर 9703 हुई। 1998-99 के अंदर 11089 महाविद्यालयों की स्थापना हुई, कॉलेज स्थापित किए गए। जो यूनिवर्सिटी स्थापित की गई 1950 से 51 के अंदर 30 विश्वविद्यालय थे। 1990-91 के अंदर 177 थे। 96 से 97 के अंदर 214 थे और 1998 से 99 के अंदर 238 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। स्वास्थ्य जो है, फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाएंगे? ऐसे लोगों को किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है।